नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स, डेटा, सांख्यिकी, आंकड़े कहते हैं कि ये सारी दुनिया की सबसे असंवेदनशील शय है, लेकिन उम्मीदों के आंकड़ों के बारे में ये बात बिल्कुल फिट नहीं बैठती। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देख रहे हैं उम्मीद की बात का 11वां एपिसोड। हर एपिसोड में हम कम से कम 6-7 उम्मीद की बातें करते ही हैं। कई बार कॉमन खबरों को एक साथ भी क्लब कर देते हैं। तो अब तक मोटा माटी हम देश भर से आई 50 ऐसी खबरें कवर कर चुके हैं। और आज मैं शुरू में ही उम्मीदों के आंकड़ों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं सुखद रूप से आश्चर्यचकित हूं कि इतना सब कुछ कवर कर चुकने के बावजूद आज की सुबह भी हमारे पास बताने को देश भर से आई कुल 8 नई उम्मीद की बातें हैं। और एक हम्बल स्वीकारोक्ति भी कि कई ऐसी घटनाएं, कई ऐसे लोग, कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनको हम कवर नहीं कर पाते कई वजहों से, जो पीड़ाओं के शोर के बीच उम्मीद की बात लगातार कर रही है। बहरहाल आज लाइनअप में ज्यादा खबरें हैं, इसलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहली उम्मीद की बात टीवी टुडे नेटवर्क के संवाददाता रंजय सिंह की जानिब कानपुर से। यहाँ के हेलेट अस्पताल के डॉक्टर मनीष और डॉक्टर नेहा मंगलवार 4 मई को अपने घर में मैरिज एनिवर्सरी मना रहे थे। मनीष कुछ दिन पहले कोरोना से रिकवर हुए थे, तो ये डबल खुशी का मौका था। इसी दौरान उन्हें अपने अस्पताल से सूचना मिली कि एक युवक आकाश को अर्जेंसी में प्लाज्मा की जरूरत है। पूरे शहर में आकाश के ब्लड ग्रुप का प्लाज्मा कहीं नहीं मिल रहा था। इत्तेफाक से डॉक्टर मनीष यादव का ब्लड ग्रुप भी आकाश की तरह O पॉजिटिव था। सूचना पाते ही मनीष तुरंत अस्पताल पहुंचे, अपना प्लाज्मा डोनेट किया और फिर मरीज की जिंदगी बच गई। डॉक्टर मनीष का कहना था कि मैं कोरोना पॉजिटिव रह चुका हूं, इसलिए आकाश के दर्द को समझता हूं। मैरिज एनिवर्सरी तो हर साल आएगी, लेकिन किसी की जिंदगी बचाने का मौका कम ही मिलता है। देखिए, शादी की सालगिरह तो हर साल आती है, लेकिन इस साल इस मायने में मैं इसको खास बनाना चाहता हूं कि मैं अपनी शादी की सालगिरह के अवसर पर किसी ज़िंदगी को बचा सकूं। इससे ज़्यादा मेरे लिए और कुछ नहीं होगा। तो आपकी पत्नी तैयार हो गई इसके लिए? जी हाँ, उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया है कि आप कल जाइए और अपना प्लाज्मा डोनेट करिए, जिससे किसी ज़िंदगी को बचाया जा सके। मतलब ये महसूस था कि कोरोना का दर्द क्या होता है, आप कोरोना पॉजिटिव थे, उससे महसूस होगा। जी हाँ, देखिए, मुझे खुद कोविड हुआ था और मैं जानता हूँ कि क्या परेशानी होती है, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, है ना। और चूंकि मैं यहाँ ब्लड बैंक में ऑफिसर भी हूँ, मैं देख रहा हूँ किस तरह से हमारे पास लोग रोते हुए आते हैं कि उनको डोनर नहीं मिल रहा है। सर, किसी तरह से प्लाज्मा अरेंज करा दीजिए। जब मैं खुद इस लायक हूँ, आज प्लाज्मा डोनेट कर सकता हूँ, तो मेरे लिए आज से अच्छा दिन कोई नहीं था कि मैं ज़िंदगी में किसी की ज़िंदगी बचाने के काम आ सकूँ। उम्मीद की दूसरी बात, जम्मू कश्मीर से आई ये तस्वीरें देखिए। ये है जम्मू का कौल परिवार। रसोई घर में माँ रोटियां बेल रही हैं। बेटे रोहित कौल, जो डॉक्टर भी हैं, फटाफट खाने के डब्बे पैक कर रहे हैं। ये परिवार कोरोना से लड़ रहे उन परिवारों तक मुफ्त भोजन पहुंचा रहा है जिन्हें लॉकडाउन या बुरी हो चुकी आर्थिक स्थिति के चलते 2 वक्त के खाने के लाले पड़े हैं। डॉक्टर रोहित बताते हैं कि वो सोशल मीडिया के जरिए ज़रूरतमंदों के साथ संपर्क करते हैं। जम्मू की ये कॉल फैमिली भोजन तैयार करते वक्त डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के रोगियों का भी ध्यान रखती है। आगरा की प्रसिद्ध फर्म भगत हलवाई भी ऐसा ही कर रही है। कोरोना के वे मरीज जो होम आइसोलेशन में हैं, उनको और उनके परिवार को भगत हलवाई की तरफ से खाना दिया जा रहा है। साथ ही ऐसे लोगों को भी जो अकेले रह रहे हैं और खाने की व्यवस्था नहीं है। ज़रूरतमंद लोगों के घर तक खाना पहुंचाने के लिए भगत हलवाई ने वॉलंटियर्स की एक टीम भी बनाई है। जम्मू और आगरा सरीखी ही उम्मीद की एक बात रांची से भी आई। टीवी टुडे के रिपोर्टर आकाश ने ये बात हमें बताई। यहाँ कोविड पेशेंट्स की मदद के लिए कांके की रहने वाली निशा भगत आगे आई। निशा होटल मैनेजमेंट की स्टूडेंट रह चुकी हैं, एक रेस्तरां चलाती हैं। इन दिनों वो कोविड पेशेंट्स को 3 वक्त का भोजन उपलब्ध करा रही हैं। इसके लिए निशा सोशल मीडिया के जरिए संक्रमित परिवारों से सीधे संपर्क करती हैं। निशा को इस काम में अपने मंगेतर चंद्रशेखर कुमार का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। चंद्रशेखर घर में राशन लाने और खाना पकाने में निशा की मदद करते हैं और साथ ही तीनों टाइम का खाना भी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाते हैं। चूँकि होटल मैनेजमेंट करने के बाद मैंने एक रेस्टोरेंट ओपन किया तो होम डिलीवरीज़ के लिए मुझे आते थे कई कॉल्स। उसी में एक पेशेंट का कॉल मुझे आया। उसी दरमियान मैंने सोचा कि मैं ऐसा कार्य क्यों ना करूं, जो कोविड पेशेंट्स हैं, जो असहाय है खाना बनाने के लिए, उनके घरों में मैं फ्री में खाना क्यों ना भेजूं। क्योंकि समाज सेवा का मुझ में शुरू से रहा है कि मैं समाज के लोगों के प्रति वर्क करूं। तो ऐसे में मैंने सोचा कि जितने भी कोविड पेशेंट्स हैं असहाय, उनके तक मैं फ्री में खाना अवेलेबल कराऊं। उनके घर के बाहर मैं खाना ड्रॉप करके आती हूँ। चंद्रशेखर जी हैं जो खाना पहुँचा करके आते हैं। तीसरी उम्मीद की बात छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके से। जगदलपुर के रिपोर्टर करीमुद्दीन के अनुसार इस आदिवासी बाहुल्य जिले की
433 पंचायतों के लगभग 5 लाख ग्रामीणों ने अपनी अपनी पंचायतों पर नाकेबंदी कर दी है। हर बाहरी व्यक्ति के लिए गांव में प्रवेश प्रतिबंधित। लगभग हर गांव की सड़क पर कोटवार और युवकों की पहरेदारी है। साथ ही कोरोना के लक्षण वाले ग्रामीणों के लिए गांव में ही क्वारंटाइन सेंटर, घने जंगलों के बीच इन 150 से ज़्यादा क्वारंटीन सेंटर्स में भर्ती लोगों की सेवा के लिए एक युवा बटालियन भी बनाई गई है। इसके अलावा बस्तर के ये आदिवासी अपने गांव में हों या फिर साथ साथ पैदल सफ़र कर रहे हों, हमेशा आपस में एक निश्चित दूरी बनाकर रखते हैं और इन्हीं सब कारणों के चलते कोरोना संक्रमितों में आदिवासियों की गिनती बहुत कम है। जैसा कि आपको विदित है, बस्तर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर हमने देखा है कि हमारे लगभग 500 से अधिक जो गांव हैं, सभी ने अपने खुद को एक लॉकडाउन घोषित करके अपने बैरिकेडिंग कर दी है। ग्रामीण व्यवस्था में कहीं पत्थर से, कहीं पर झाड़ से, कहीं बम्बू स्टिक लगा करके अपने से ही उन्होंने लॉकडाउन अपना कर दिया और जो भी गांव में बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन आवश्यक रूप से करा रहे हैं। लगभग 452 क्वारंटाइन सेंटर हमने ग्राम पंचायतों में बनाया है। उसका 100% पालन हमारे ग्रामीण जो है वो करा रहे हैं और बहुत अच्छी जागरूकता बस्तर के ग्रामीण अंचल में आपको देखने को मिल रही है। प्रथम दृष्टया ये लगता है कि इस बात को उम्मीद की बात में शामिल करने का औचित्य क्या, लेकिन सोचिए, आज के दौर में एक गांव क्या, एक मोहल्ला, एक परिवार या एक व्यक्ति भी अपने आप को सुरक्षित रखने के जतन कर रहा है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति देश की चरमराती स्वास्थ्य सेवा पर अतिरिक्त भार नहीं बन रहा है तो वो सराहनीय है। याद करिए, अर्थशास्त्र वाले कहते हैं अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न। वैसे ही इस वक्त एक व्यक्ति स्वस्थ रहकर भी एक दूसरे व्यक्ति का जीवन बचा रहा है और यहाँ पर तो हम पूरे 5 लाख लोगों की बात कर रहे हैं। अगली उम्मीद की बात IAS अधिकारी विवेक श्रोत्री की। आइए जानते हैं, इंदौर स्थित देश के दूसरे सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का प्रभार संभालने वाले ब्यूरोक्रेट विवेक ने ऐसा क्या किया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी उनकी सराहना की। टीवी टुडे के संवाददाता धर्मेंद्र कुमार शर्मा के मुताबिक विवेक को इंदौर के राधा स्वामी सत्संग व्यास के मां अहिल्या कोविड केयर सेंटर का नोडल अधिकारी बनाया गया। विवेक के पिता प्रभुदयाल श्रोत्री ग्वालियर में रहते थे। प्रभुदयाल की कोरोना के चलते जब स्थिति ज़्यादा बिगड़ी तो विवेक उन्हें इलाज के लिए इंदौर लाए, पर बचा नहीं पाए। 3 मई को उनके बेटे ने चंद दोस्तों के साथ मिलकर पिता का अंतिम संस्कार किया और इसके कुछ ही देर बाद वो वापस खंडवा रोड स्थित कोविड केयर सेंटर में अपनी जिम्मेदारी संभालने पहुंच गए। द शो मस्ट गो ऑन वाली अपने पिता की सीख का पालन करते हुए विवेक के अपने कार्य के प्रति समर्पण की पराकाष्ठा ये थी कि जब उनके पिता अस्पताल में भर्ती थे तब भी वो अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। यहाँ पर मूल रूप से प्रशासन के सामने एक चुनौती थी कि यहाँ पर बहुत जल्दी एक कोविड केयर सेंटर बनाना था, क्योंकि जितने भी पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे थे मूल रूप से उसमें जो माइल्ड सिम्टम वाले पेशेंट्स थे उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती थी और ऐसे पेशेंट जो गरीब होते थे और जिनके पास रहने की जगह नहीं होती थी उनको प्रारंभिक उपचार देना ताकि वो दूसरे लोगों को संक्रमित भी ना करें और अपने घर के लोगों को भी संक्रमित ना करें और आगे जाकर एक ऑक्सीजन बेड की डिमांड वाले पेशेंट भी ना बने, ऐसे लोगों को व्यवस्था की जानी थी। इसलिए इस सेंटर का चयन किया गया। यहाँ पर एक बहुत बड़ा राधा स्वामी का शेड है, इसमें पहले 600 बेड बनाए गए थे और इसके बाद अभी वर्तमान में 1200 बेड यहाँ पर लिए जा चुके हैं। उम्मीद की अगली बात, रोते रोते आए थे, हंसते हंसते जा रहे हैं। किसी मूवी के डायलॉग सी लगने वाली ये बात दरअसल हमारी 5वीं स्टोरी का उन्वान हो सकती है। ये स्टोरी सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल है। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में एक कोविड पेशेंट भर्ती थी सुनीता। पहले से ही अस्थमा की मरीज सुनीता का ऑक्सीजन लेवल 10 दिन पहले 74 पर पहुंच गया, फिर उन्हें ICU में रखा गया। लेकिन आज के दिन में सुनीता की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव है और उनकी मेरठ मेडिकल कॉलेज से छुट्टी भी कर दी गई। उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो काफ़ी इमोशनल होते हुए बार बार कह रही हैं कि मैं रोते हुए आई थी लेकिन हंसते हुए जा रही हूँ। इसके अलावा उम्मीद की दूसरी बात ये कि मेरठ के इस मेडिकल कॉलेज के अनुसार बेशक कोरोना पॉजिटिव केसेस काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन उसी गति से मरीज ठीक भी हो रहे हैं और आज भी मेडिकल कॉलेज से करीब 2 दर्जन मरीज स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। 6वीं उम्मीद की बात बालाघाट से। यहाँ के दवा दुकानदारों ने एक छोटी सी शुरुआत करके गरीब कोविड रोगियों को बड़ी राहत दी। जिले में 500 से अधिक मेडिकल स्टोर हैं। इनमें से हर दुकान ऐसी कई किट्स तैयार कर रही है जिसमें कोरोना के इलाज के लिए ज़रूरी दवाओं की डोज है। यूं कुल 5000 ऐसी किट्स गरीब मरीजों को निःशुल्क बांटी जा रही हैं। दुकानदार सिर्फ दवा नहीं दे रहे, उपयोग का तरीका भी समझाते हैं। अधूरे इलाज की जगह सरकारी प्रोटोकॉल के हिसाब से बना दवाओं का ये किट एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के उपचार में भी मददगार साबित हो रहा है। जो दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं वो दूसरे लोगों को ही प्रोत्साहित करेंगी, कहीं ना कहीं वो अपना सहयोग इस प्रकार से भी दे सकते हैं।
जो भी करीब तबके के लोग हैं उनको किसी भी प्रकार का सहयोग यदि वो दे रहे हैं, ऑक्सीजन से लेकर खाना पानी से लेकर या ट्रांसपोर्टेशन से लेकर, तो ये उनके लिए प्रोत्साहन का कार्य करेगा। और दूसरा रही बात दवाइयों की, तो यह कोरोना उन्मूलन में बहुत सहायता प्रदान भी करेगा। अगली उम्मीद की बात इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के हवाले से। इंडियन नेवी की तरफ से लेटेस्ट खबर यह है कि तलवार नाम का जहाज बहरीन से 54 टन लिक्विड ऑक्सीजन लेकर कर्नाटक के न्यू मंगलौर पहुंच गया। ये भारत पहुंचने वाले नौसेना के 9 जहाज़ों में से पहला जहाज था। दरअसल 9 जंगी जहाज़ों को पश्चिम में कुवैत से लेकर पूर्व में सिंगापुर तक फैले विभिन्न बंदरगाहों पर भेजा गया ताकि ज़रूरतमंदों के लिए ऑक्सीजन और बाकी चिकित्सा आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इंडियन नेवी ने इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन समुद्र सेतु नाम दिया है। तलवार से आई ऑक्सीजन कर्नाटक के उन अस्पतालों में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी जहां ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत की खबरें आ रही हैं। उधर भारतीय नौसेना का दूसरा जहाज ऐरावत भी सिंगापुर से 3600 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर और 27 टन के 8 ऑक्सीजन कंटेनरों के साथ भारत के लिए रवाना हो चुका है। अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो उनके विमान क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनरों को एयरलिफ्ट करवाने के लिए अब तक 5000 घंटों से अधिक की विदेशी उड़ानें भर चुके हैं। अभी तक के अपने सबसे लंबे चलने वाले ऑपरेशन के दौरान इंडियन एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर 3 ने 5 मई की सुबह 37 टन ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ चेन्नई के एयरबेस में लैंड किया। जामनगर की एयरबेस से उड़ा ये ग्लोब मास्टर 35 घंटे के इस ऑपरेशन के दौरान सिर्फ 2 जगह रुका, एक यूके के ब्रिज नॉर्टन बेस में ऑक्सीजन सिलेंडर लोड करवाने के लिए और दूसरा इजिप्ट की राजधानी काहिरा में रिफ्यूलिंग के वास्ते। इसके अलावा IAF के विमान 360 घंटे के करीब की डोमेस्टिक उड़ानें भी भर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 180 खाली क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनरों के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन प्लांट के उपकरण और आवश्यक दवाइयां और अस्पताल के उपकरण उनका भी आवश्यक जगह पर ट्रांसपोर्ट किया। आज की 8वीं और अंतिम उम्मीद की बात आई है पुणे से। यहाँ के कर्वे रोड इलाके में स्थित संजीवन अस्पताल में कोविड वार्ड के डायरेक्टर डॉक्टर मुकुंद पेनुरकर पिछले 13 महीनों में करीब 1000 कोविड-19 मरीजों का इलाज कर चुके हैं। मुकुंद की पत्नी भी डॉक्टर हैं। तो जब इस दौर में कोरोना केसेस तेजी से बढ़ने लगे तो डॉक्टर मुकुंद ने अपने वृद्ध माता पिता को भाई के पास नागपुर भेजा ताकि पति पत्नी मरीजों के इलाज में ज़्यादा वक्त दे पाए। लेकिन नागपुर में इनके भाई और माता पिता कोविड पॉजिटिव हो गए। तीनों को वापस पुणे लाया गया, लेकिन डॉक्टर मुकुंद के पिता को नहीं बचाया जा सका। इसके बाद डॉक्टर पेनुरकर ने अपने पिता का अंतिम संस्कार अकेले किया और अगले ही दिन ड्यूटी पर लौटकर मरीजों का इलाज करना शुरू कर दिया। और सबसे भावुक करने वाली बात ये कि पुणे वापस आने के बाद और हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद भी डॉक्टर पेनुरकर के दिवंगत पिता उनसे यही कहते रहे कि तुम बाकी कोविड मरीजों के इलाज पर ध्यान दो क्योंकि उनको भी तुम्हारी ज़रूरत है। डॉक्टर पेनुरकर के लिए राहत की बात यही हो सकती है कि उनकी माँ और भाई इस बीमारी से रिकवर हो चुके हैं। मैंने देखा कि लोगों को नीड बहुत ज़्यादा है एंड मुझे वापस काम चालू करना पड़ा बिकॉज अदरवाइज इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट फॉर दी अदर पेशेंट्स एंड सभी लोग हमारे जो डॉक्टर लोग हैं वो सबको भी ये सब कठिनाई है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर लोगों की भी ज़रूरत है। एंड ओवरऑल हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब ये उनके जो संस्कार रहते हैं बाद के, वो थोड़े से जब ये सिचुएशन पूरा हल्का हो जाएगा तब अच्छी तरह से वो सब चीज़ें हम करेंगे। अभी जितना चाहिए उतना सब कर ही रहे हैं, लेकिन जो हमेशा हम अदरवाइज करते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट है सिचुएशंस। अंत्यविधि सोमवार को ही हम कर पाए और उसके बाद में जो जैसे आप बोल रहे हैं कि आगे की जो विधि है वो थोड़ा सा हमें लेट करवाना पड़ सकता है। अब उम्मीद के संदेश की बात। ये संदेश हमें आया गुजरात की नीना मेहता की जानिब। इन्होंने अपनी 2 बहनों के साथ मिलकर सुगम नाम का एक इनिशिएटिव शुरू किया। कोविड पैंडेमिक के दौरान सुगम कैसे और क्या काम करता है, नीना मेहता से ही सुनते हैं। पहले हमने कुछ टूल्स तैयार किए हैं, जैसे आइसोलेशन किट, एक लिस्ट बना दी है जिन चीज़ों की जहां आइसोलेशन में आपको ज़रूरत पड़ेगी, और उसके साथ एक किट भी तैयार किया है जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं या जिनकी पास वो चीज़ उस समय उपलब्ध नहीं है, तो हम उसे वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। दूसरा, जब ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल बनता है कि आपके डॉक्टर ने बोला है आपको स्टीम करना है, गार्गल करना है, आपको प्रोन पोजीशन में सोना है, या आपको ये दवाइयाँ लेनी है और ये खाने पीने का ध्यान रखना है, वो सब चीज़ों को आप कैसे अपनी दिनचर्या में डालें,
उसके लिए हम सुव्यवस्थित आपके साथ मिलकर एक प्लान बना देते हैं। इस चीज़ से आप निश्चिंत होके और सुनिश्चित तरीके से आप अपने रूटीन को फॉलो कर सकेंगे और आपको उससे बहुत आराम मिलेगा। तो नीचे लिखे कुछ नंबर्स हैं जिसमें से आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे, आपके परिवार का एक हिस्सा बनकर। धन्यवाद। आखिरी में आपसे क्या कहूँ, हमारे एक मित्र हैं मनीष, भारतीय सेना के लिए काम करते हैं इलाहाबाद में। उन्होंने एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजा और वो फॉरवर्ड मुझे इतना प्रभावी लगा कि तब जब हम कहते हैं कि व्हाट्सएप पर भेजी सूचनाओं पर भरोसा नहीं करिए, इस कहानी को आपको सुनाने के लिए मैं विवश भी हूँ और प्रेरित भी। कहानी 2 हिस्सों में बटी है। पहला हिस्सा कहानी का ये है कि राजा दशरथ बहुत दुखी रहा करते थे, उनके कोई संतान नहीं थी। लेकिन फिर राजा दशरथ एक श्राप को याद करते थे और उम्मीद से भर जाते थे। श्राप श्रवण कुमार के माता पिता का, कि जिस तरह से हम अपनी संतान के दुख में तड़प रहे हैं, तुम भी तड़पोगे। और इससे दशरथ को ये उम्मीद बनती थी कि इस श्राप के सत्य होने के लिए मेरी संतानों का होना ज़रूरी है। और उम्मीद के सहारे वो आगे बढ़ते रहे और फिर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की गाथा शुरू हुई। एक और सूचना इसी राम कथा में आगे, जब सीता की खोज के लिए सुग्रीव और तमाम वानर दल इकट्ठा हो रहे थे, अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे, तो राम जी ने एक बात नोटिस की। उन्होंने नोटिस किया कि सुग्रीव सभी दलों को अलग अलग दिशाओं में भेज रहे हैं। ये सूचना भी दे रहे हैं कि जब तुम इस दिशा में आगे बढ़ोगे तो इतना आगे तुम्हें इस तरह का वन प्रांत मिलेगा, इस तरह की ज्योग्राफी मिलेगी, यहाँ जाना है, यहाँ नहीं। राम जी सुग्रीव की इस बात से बहुत प्रभावित हुए और पूछा कि तुम्हें सब दिशाओं के भूगोल की ऐसी जानकारी क्यों है? तो सुग्रीव का जवाब था कि जब मैं बाली के भय से दर दर भटक रहा था, तब मैंने अलग अलग वन प्रांतर छाने और वही अब मेरे काम आ रहा है। इन 2 किस्सों का सार क्या है कि वक्त मुश्किल है, हम सब संघर्ष कर रहे हैं, लगातार अपनों को खो रहे हैं, कुछ ठीक भी हो रहे हैं। ऐसे वक्त में हमें हौसला बनाकर रखना है, हमें ये भरोसा बनाकर रखना है कि एक दिन जिंदगी सामान्य होगी, फिर से कतारें लगेंगी बच्चों की खिलखिलाहटों की स्कूल जाने के लिए। हम फिर से अपनों को ऐसे भींच कर गले लगा पाएंगे और इस दौरान हमने जो कुछ खोया है उसको अपने आंसुओं के जरिए और अपने कृत्यों के जरिए सार्थकता तक पहुंचाएंगे। ये सुनिश्चित करेंगे कि इस देश की सरकारें और इस देश का समाज शिक्षा और स्वास्थ्य को अब कभी भी अपनी नज़र से ओझल न होने दे। हम करते रहेंगे उम्मीद की बात, क्योंकि हमें आप पर और आपको अपने लल्लन टॉप पर भरपूर भरोसा है, उम्मीद है। और मेरे लिए हमेशा ही उम्मीद एक जिंदा शब्द है।